हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी क्या हो रही होगी, उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई हो रही होगी। आप समय के साथ रिवाइज भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते हुए भी चल रहे होंगे। जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में शुरू में आपको बताता हूं कि अब धीमे धीमे वो समय आने लगा है कि आप अपने पास क्या रखें। आप अपने पास एक तो सिलेबस की कॉपी रखें, साथ ही साथ जो यूपीएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, चाहे वो मुख्य परीक्षा के हो, चाहे वो प्राथमिक परीक्षा के हो, प्रारंभिक परीक्षा के हो, दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए। अभी आपको ये नहीं घबराना है कि ये सवाल तो मुझसे हल हो ही नहीं रहा है ना। इसको देख के नहीं घबराना है कि यार ये तो मैंने पढ़ लिया लेकिन फिर भी सवाल नहीं हल हो रहा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे जैसे भूगोल के विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी और फिर आप बहुत आसानी से उन सवालों को हल कर पाएंगे। तो ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है। और हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप प्रश्न पत्र को अपने साथ रखें और जो जो प्रश्न भूगोल से संबंधित हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उन टॉपिकों से संबंधित हैं, वो आप देखते रहें एक बार कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चला जाए आगे। जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास कैसे शुरू होती है। क्लास शुरू होती है रिवीजन के साथ, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। साथ ही साथ हम लोग जब जैसे ही नए टॉपिक पे पहुंचते हैं जो आज हमको पढ़ना है, हम वहां से शुरू अपनी क्लास को कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा रिवीजन। जो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा, उसका हमको रिवीजन एक बार और कर लेते हैं। उसके बाद इस टॉपिक को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या मैं कहूं हमने इसको एक और नाम दिया था, आपको याद हो तो हमने इसको बोला था पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा, यही नाम दिया था हमने इसको। और अब आप बहुत अच्छे से ये जान गए कि यहाँ पे इस भौतिक का मतलब क्या है। तो हमको पता है इस भौतिक का मतलब क्या है। इस भौतिक का मतलब तीन चीजों से है। तीन कौन कौन सी चीजें आपको पता होगा। हमने बात करी थी घनत्व की, हमने बात करी थी दाब की, और हमने बात करी थी ताप की। हमने बात करी थी डेंसिटी की, हमने बात करी थी प्रेशर की, हमने बात करी थी टेम्परेचर की। ये सब चीजें हमको जाननी है। फिर हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि हमको ये सब चीजें जानने की जरूरत क्या है, क्यों हमको ये सब चीजें जाननी है। तो इस क्यों के जवाब में हमने ये देखा था तीन चीजें। कौन कौन सी थी वो? ज्वालामुखी, साथ ही साथ हमने नाम पढ़ा था एक भूकंप। अच्छा, आप मुझे बताइए भूकंप में अपन बिंदी ऊपर लगाते हैं या यहाँ पे मैं लगाना सही होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। भूकंप के साथ साथ हमने पढ़ा था सुनामी। सुनामी की स्पेलिंग मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछी थी, कमेंट सेक्शन में आपने बताई, लेकिन कुछ लोगों ने सुनामी की स्पेलिंग लिखी सुनामी, है ना। तो सुनामी की स्पेलिंग ये सही नहीं है। सुनामी की स्पेलिंग में टी साइलेंट होता है, ये लिखी जाती है सुनामी की स्पेलिंग। हमने ये देखा था कि ये तीनों चीजें आपको, इनके जो रिजल्ट है, जो इनका इंपैक्ट है, वो कहाँ देखने को मिलेगा। इनका परिणाम आपको देखने को मिलता है पृथ्वी के स्थल मंडल पे। कहाँ देखने को मिलता है? इनका जो परिणाम है वो आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी के स्थल मंडल पे। लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखा था कि इन सब की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति अगर हमको जाननी है तो वो कहाँ मिलेगी? पृथ्वी के आंतरिक भाग में। कहाँ मिलेगी? पृथ्वी के आंतरिक भाग में इनकी क्या मिलेगी? आपको उत्पत्ति देखने को मिलेगी। ये बात हमारी हो गई थी। इसलिए हमको पृथ्वी के अंदरूनी आंतरिक भाग के बारे में जानना चाहिए। कैसे जाने? इस कैसे का जवाब दिया था किसने? स्रोतों ने। स्रोत हमने देखे थे कौन कौन से थे? प्रत्यक्ष, और दूसरा हमने देखा था अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो हम जाके देख सकते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज जो होंगे, और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो हम अनुमान लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष में हमने देखा था खनन, एक नाम हमने पढ़ा था ड्रिलिंग, हमने पढ़ा था ग्रह और उपग्रह,
और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उल्का पिंड। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमने देखा था अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में। अप्रत्यक्ष स्रोतों में हमने देखा था आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? उल्काब। उल्काब कैसा स्रोत है? एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। उसके बाद कुछ ग्रह और उपग्रह फिर हमने 3 चीजें देखी थी यहां पे भी, जो हमने भौतिकी में भी पढ़ा था। कौन कौन सी 3 चीजें थी? हमने देखा था घनत्व, हमने देखा था ताप, हमने देखा था दाब। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। प्रत्यक्ष स्रोतों में जब हमने पढ़ा था तो हमने पाया कि बहुत ज्यादा चीजें हमको प्रत्यक्ष स्रोतों से पता नहीं लगती। खनन करते समय हम सिर्फ 4 किलोमीटर तक पहुंचे, ड्रिलिंग करते समय हम 12 किलोमीटर तक पहुंचे। उल्का पिंडों की भी भारतीय जो बाहरी परत है वो जल जाती है। उल्का पिंड बहुत छोटे होते हैं आकृति में, तो हमको बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट रूप से पता नहीं लगती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। लेकिन जब हम अप्रत्यक्ष स्रोतों पे पहुंचे, जब हम कौन से स्रोतों पे? अप्रत्यक्ष स्रोतों में पहुंचे, और उसमें भी जब हमने 3 प्रमुख चीजों के बारे में पढ़ा। 3 प्रमुख कौन कौन से? घनत्व, या जिसको हमने बोला था डेंसिटी, हमने बात करी थी दाब की, जिसको हमने कहा था प्रेशर, और हमने बात करी थी ताप की, जिसको हमने कहा था टेम्परेचर। ये बात हुई थी हमारी दाब। जैसे हमने घनत्व पढ़ते समय देखा था कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या धन। औसत घनत्व ही किसका है? यह है पृथ्वी का औसत घनत्व। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था पृथ्वी का जो बाहरी परत है, पृथ्वी की जो बाहरी परत है, उसका अगर आप औसत घनत्व देखेंगे, उसका अगर आप औसत घनत्व देखेंगे, ये औसत है ना, औसत घनत्व अगर आप देखेंगे तो आपको करीब करीब देखने को मिलेगा 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक बातें आपकी क्लियर थी। इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला था कैलकुलेशन करके, वो मैथमेटिक कैलकुलेशन आपको याद आ रही होगी। इससे हमने ये निकाला था कि पृथ्वी की जो बाहरी, ये पृथ्वी की बाहरी परत है, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, उसका घनत्व जो होगा वो 5.5 से ज्यादा होगा। इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसे पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे? भारी पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे, या मैं कहूं ऐसे पदार्थ जिनका घनत्व ज्यादा है वो कहां पे देखने को मिलेंगे? वो पृथ्वी की आंतरिक परतों में आपको देखने को मिलेंगे। या मैं इसको इससे ऐसे भी कह सकता हूं कि पृथ्वी के केंद्र के नजदीक जो पदार्थ मिलते हैं वो कैसे होते हैं? वो घनत्व में ज्यादा होते हैं। तो ये बात हमको पता लगी घनत्व से। घनत्व के बाद हम जब दाब पे पहुंचे थे तो हमने एक चीज पढ़ी कि घनत्व समानुपाती होता है किसके? दाब के। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? दाब भी बढ़ेगा। और हमने ये देखा था गहराई में, पृथ्वी की अगर हम गहराई में जाते जाएं तो क्या बढ़ेगा? गहराई जैसे बढ़ा रहे हैं घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। जब दाब की हमने बात करी थी तो हमने प्रेशर कुकर के एग्जाम्पल से ये समझा था कि गलनांक बिंदु, कौन सा बिंदु? गलनांक बिंदु कैसे बढ़ता है, यहाँ पे हमें चीजें समझ में आ गई। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला था? इसका अगर अपन निष्कर्ष की बात करें तो हमने इससे निष्कर्ष निकाला था कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है, पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है वो कौन सी अवस्था में होनी चाहिए? होनी चाहिए ठोस अवस्था में। क्यों? क्योंकि उसका क्या ज्यादा होगा? गलनांक बिंदु बहुत ज्यादा होगा उस पदार्थों का। यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो चुकी थी। इसके बाद हम पहुंचे थे ताप पे। इसके बाद हम किस पे पहुंचे थे? ताप पे। ताप पे जब हम पहुंचे थे तो हमको ये रिलेशन अब याद हो गया कि 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। और इसका अगर मैं कारण आपसे पूछूं तो क्या कारण था इसका? इसका कारण आप सबको पता है। कौन से पदार्थ थे? रेडियो
धर्मी पदार्थ, और ये पदार्थ क्या करते हैं, ये पदार्थ ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो 32 मीटर पर कितना तापमान बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पृथ्वी की गहराई में जैसे जैसे जाएंगे क्या बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब भी हमको पता लगा कि पृथ्वी के बारे में हम ज्यादा अच्छे से नहीं जान पाए हैं। तो ये कुछ सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि इनको कहते हैं, सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि, या कभी कभी किताबों में इसको अप्रत्यक्ष स्रोत में भी गिन लिया जाता है। वो हमने देखा था, कौन सा, क्या चीज थी वो थी भूकंपीय तरंग। क्या थी, भूकंपीय तरंग। इस भूकंपीय तरंगों को हमने देखा था कि 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक को हमने बोला था कायिक, इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने नाम दिया था बॉडी वेव, कायिक तरंग। साथ ही साथ हमने पढ़ा था धरातलीय तरंगे, या इन्हीं को हमने क्या नाम दिया था, इन्हीं को हमने नाम दिया था सरफेस वेव्स। फिर हमने और आगे इनका विभाजन किया, और आगे विभाजन करके हमने पाया कि जो कायिक या बॉडी वेव्स हैं वो 2 प्रकार की हैं। कौन कौन से, पी तरंगे और एस तरंगे। साथ ही साथ सरफेस या धरातलीय जो तरंगे हैं वो भी 2 प्रकार की, एल तरंगे, लव तरंगे और रेले तरंगे। क्योंकि हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करनी है तो धरातलीय तरंगे हम अभी हमारे लिए जरूरी नहीं। हमारे लिए कौन सी जरूरी है, बॉडी वेव या कायिक तरंगे। हम आगे चलते चलते पी तरंगों पे पहुंचे थे, और पी तरंगों को हमने कौन सी तरंग मानना था, किस प्रकार की होती है पी तरंगे, ध्वनि की जैसी होती है या प्रकाश की जैसी होती है। कुछ लोगों ने बताया था, लेकिन अगर आप क्लास देखते हैं और मैं अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं और आप उसका जवाब मुझे नहीं देते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी वही माध्यम है हमारे बीच में जो संचार स्थापित कर सकता है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं ये नहीं पता लगा पाऊंगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। और अगर मैं ये नहीं पता लगा पाऊंगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं तो मैं ये नहीं पता लगा पाऊंगा कि मेरे को और कितना अंदर जाना है, या फिर मुझे ये लगेगा कि आप सबको सब समझ में आ रहा है तो मैं बहुत ऊपर से लेके भी चल सकता हूँ। तो कोशिश कीजिए कि कमेंट में मुझे बताते जाएं जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उससे मेरे को ये चीजें पता लगती है कि हाँ भाई आपको चीजें समझ में आ रही है, और जिस रफ्तार से जिस गहराई पे हम लोग चल रहे हैं वो चीजें सही हैं। अगर आपको चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही हैं तो हमको ये करना पड़ेगा, हमको थोड़ा और गहराई में उतरना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं उस गहराई पे इसलिए नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि वो यूपीएससी के लिए, यूपीएससी स्पेशली अगर सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के लिए वो इतनी गहराई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो हम और गहराई पे भी उतर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन ये कहता है कि नहीं सर हमको सब चीजें समझ में आ रही है इसलिए हम कमेंट नहीं कर रहे, तो मेरे को लगेगा आप कमेंट इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर सब चीजें समझ में आ रही है तो जिस लेवल पे अभी हम हैं उसको हम थोड़ा सा और ऊपर उठा देंगे। इससे क्या होगा, जिन लोगों को समझ में अगर नहीं भी आ रही और जो सिर्फ चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि चीजें हमको समझ में आ रही हैं, तो उन लोगों को काफी नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग कमेंट सेक्शन इसीलिए खुला रखा जाता है कि आप उस कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाएं, ताकि जब मैं उन कमेंटों को देखूं, जब भी मुझे समय मिलता है मैं उन कमेंट को देखूं तो मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को कितनी चीजें समझ में आ रही हैं और कितनी चीजें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो आज आप फिर से मुझे बताएंगे कि पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे, एक तो बताना है अनुदैर्घ्य तरंगे हैं या अनुप्रस्थ तरंगे हैं, दूसरा मेरे को आप ये बताएंगे कि ध्वनि की जैसी तरंगे हैं या प्रकाश की जैसी तरंगे हैं। साथ ही साथ ये हमको पता लगा कि पी तरंगे, इनको बोला ही प्राथमिक तरंगे जाता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पे सबसे पहले ये पहुंचती हैं। पृथ्वी पे अगर सबसे पहले पहुंचते हैं तो इनकी जो स्पीड होगी वो बहुत तेज होगी, किसके मुकाबले, एस के मुकाबले। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो पी तरंग है वो तीनों माध्यमों से होके गुजर सकती है। 3 माध्यम मतलब ठोस, द्रव्य और गैस माध्यमों से होके गुजर सकती है। हम इसके बाद गए थे एस वेव पे, या मैं कहूँ उसको द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगों के बारे में भी आप मुझे बताना कि ये किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि ध्वनि जैसी तरंगे या प्रकाश जैसी तरंगे। जब एस तरंगों को हमने देखा था तो हमने ये पाया कि इनकी जो स्पीड है, इनका जो वेग है वो पी तरंगों के मुकाबले कम है।
इसी कारण ये है कि पृथ्वी पे दूसरे स्थान पे पहुंचती हैं। ये हमारी बात हुई थी। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी हमारी एस तरंगों के बारे में, वो ये थी कि ये सिर्फ किस में संचरण कर सकती है, ठोस में कर सकती है, द्रव में संचरण ये नहीं कर सकती और गैस में भी नहीं कर सकती। किस में संचरण होगा इसका? सिर्फ ठोस में इसका संचरण होगा। तो जब हम P और S वेव को जब हमने सीस्मोमीटर से पकड़ा था, सीस्मोमीटर क्या था? सीस्मिक से हमने पढ़ा था भूकंप, और भूकंप से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको आप सीस्मिक एक्टिविटी आप कहते हो। तो सीस्मिक अगर कहीं पे भी दिखा मिले, इसका मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे की बात कर रहा है? भूकंप की बात कर रहा है। तो हमने देखा था एक ऐसा मीटर जो भूकंप को माप सके, उसको आप क्या कहोगे? सीस्मोमीटर कहोगे। सीस्मोमीटर पे जब P तरंगे और S तरंगे हमको मिली, तो हमने देखा सबसे पहले P तरंगे मिली हैं और उसके बाद आपको S तरंगे देखने को मिली। साथ ही साथ P तरंगे आपको कहां तक देखने को मिली थी? 105 डिग्री तक, और 105 से 145 डिग्री तक P तरंगे आपको देखने को नहीं मिली थी। जबकि जो S तरंगों की अगर हम बात करें तो S तरंगे सिर्फ 105 डिग्री तक आपको देखने को मिली थी। 105 डिग्री के बाद आपको क्या देखने को नहीं मिली थी? S तरंगे देखने को नहीं मिली थी। इसका मतलब ये कि S तरंगों में के पास अब कोई ऐसा माध्यम आ गया है जहां से वो गुजर नहीं सकती हैं। तो वो कौन सा माध्यम हो सकता है? वो द्रवीय माध्यम हो सकता है, क्योंकि द्रव से क्या नहीं गुजरेंगी? S तरंगे होके नहीं गुजरेंगी। तो हमको ये पता चला कि 105 डिग्री के बाद कौन सा माध्यम है? द्रवीय माध्यम है। साथ ही साथ ये बात P तरंगों ने भी इसकी पुष्टि कर दी। कैसे पुष्टि करी? कि P तरंगों की यहाँ पे जो वेग था, जो स्पीड थी, वो कम हो गई। हमने ये पढ़ा था P और S तरंगे जितने सघन माध्यम से होके गुजरेंगी, उतनी ही तेज इनकी क्या होगी? स्पीड होगी, उतना ही तेज इनका वेग होगा। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था जब ये एक ही माध्यम से या समांग माध्यम से होके गुजरते हैं तो ये एकदम सीधी रहते हैं, लेकिन जैसे ही विमांग माध्यम या एक से अधिक माध्यमों के से होके गुजरेंगे तो ये तिरछे हो जाएंगे, अपने जो पथ जो इनका होना चाहिए उससे भटक जाएंगे, उससे थोड़ा सा मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे P तरंगों को हमने देखा था। P तरंगे जब 145 डिग्री के बाद आपको देखने को मिली, तो ये अपने इनकी एक तो स्पीड कम हो गई थी, साथ ही साथ स्पीड कम होने के साथ ये कुछ तिरछी भी हो गई थी। तो हमने ये पता लगाया इससे कि यहाँ पे समांग नहीं है, यहाँ पे विमांग है। और 105 के बाद यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, तो हमको ये पता लगा कि ठोस से होके तो गुजर सकते हैं, मतलब पृथ्वी की बाहरी परत, जिसको आप क्या कहते हो? कोर और मेंटल, वो तो ठोस हैं। साथ ही साथ जो पृथ्वी की आंतरिक परत है, आंतरिक परत में भी हम बात करें बाहरी कोर की, तो बाहरी कोर कैसी हमको पता चली? वो कैसी है? द्रवीय अवस्था में। अब बात करते हैं आंतरिक कोर की। आंतरिक कोर में हमने देखा जो P तरंगे हैं वो उनकी रफ्तार फिर से तेज हो गई और यहाँ पे फिर से तिरछापन आ गया। देखो यहाँ पे तिरछापन इसलिए आया कि पहले जो बाहरी परत है वो कैसी है? ठोस है, तो एकदम सीधा चल रही है। द्रव जैसे आया थोड़ी सी तिरछी हुई, लेकिन फिर से क्या आ गया? अब ठोस आ गया, तो फिर से सीधी हो जाएंगी। तो इस प्रकार के आपको क्या देखने को मिली थी? यहाँ पे P तरंगे देखने को मिली थी। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि आंतरिक जो कोर है वो कैसी अवस्था में है? वो ठोस अवस्था में। अगर बाहरी कोर द्रवीय अवस्था में है, तो इससे हमको एक बात और पता लगी। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि आंतरिक कोर द्रवीय अवस्था में, और इसमें क्या मौजूद है? इसमें लौह अयस्क मौजूद है, इसमें भारी पदार्थ मौजूद है। जब भारी पदार्थ इसमें मौजूद हैं और पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पे 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हमने इसका एक रिजल्ट भी देखा था अरोरा में, या ध्रुवीय ज्योतियों में हमने पढ़ा था। अरोरा हमने देखे थे, दो प्रकार के थे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस। यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी अच्छे से, और यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया था। जब हम बाहर पहुंचे, पृथ्वी की भूपरपटी पे पहुंचे, तो हमने देखा पृथ्वी की भूपरपटी और मेंटल के बीच में जब P और S तरंगों को हमने गुजारा, तो हमने पाया कि कुछ विशेषताएं जब पदार्थों की बदली, और जब विशेषता बदली तो वो ऐसे नहीं हुआ कि एक सीधी लाइन के बाद वो विशेषता बदल गई। यहाँ पे विशेषता A थी, यहाँ पे विशेषता B हो गई। ये एक पूरा क्षेत्र था जहाँ पे A की भी विशेषता कुछ देखने को मिली और B की भी विशेषता देखने को मिली। मतलब संबद्धता या डिसकंटिन्यूटी की हमने बात करी थी यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी बहुत जगह हमको देखने को मिलती है, संबद्धता बहुत जगह देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो हमने पाया कि ये आपका ऊपरी भूपरपटी, और ऊपरी भूपरपटी के बिल्कुल नीचे ये वो असंबद्धता का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको क्या देखने को मिली? ये
ऊपरी भूपर्पटी, ये निचली भूपर्पटी। मैं लिख भी देता हूँ, ऊपरी और निचली। यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिली थी? तो हमने ये एक शॉर्ट ट्रिक से याद करने की कोशिश करी थी, जिसका नाम क्या था? CMRGL। सी से मतलब क्या था? कोनार्ड। क्या नाम था? कोनार्ड। इसके बाद हम और जब आगे गए तो हमने देखा ये ऊपर जो भूपर्पटी है, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं, क्रस्ट के नीचे आपको देखने को मिलेगी ऊपरी मेंटल और इसके नीचे देखने को मिलेगी निचली मेंटल। तो हमने ये देखा था कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी आपको कोई डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, उसको हमने नाम किया था एम। एम का मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी। एम का मतलब क्या था? मोहो या मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी भी इसको कहते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा था यह है ऊपरी मेंटल और यह है निचली मेंटल। तो इन दोनों के मध्य भी एक डिसकंटिन्यूटी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिला है। पूरा क्षेत्र है ना, इसको लाइन से कंफ्यूज मत होना, पूरा क्षेत्र होता है। तो हमने यहाँ पे देखा ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य आपको क्या देखने को मिलेगा? रैपिटी। कौन सी? रैपिटी। ये बात थी किसकी? मेंटल की। मेंटल जो आपका दोस्त है भाई, ऐसा दोस्त ही क्या जो समझदार हो, दोस्त तो मेंटल ही होते हैं सारे, है ना। बस कभी कभी ये होता है कि उनको सिलेक्शन हो जाता है और हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। हम सिलेक्शन भी तो इसलिए छोड़ते हैं कि दोस्त का हो जाए, है ना। ये सब आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं। जब मेंटल के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको केंद्र देखने को मिल रहा है और केंद्र के बिल्कुल ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? केंद्र के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक तो आंतरिक कोर, यह है आपकी आंतरिक कोर और यह है आपकी बाहरी कोर। इस मेंटल और इस कोर, मेंटल और कोर के मध्य भी एक क्षेत्र मिलेगा। इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था? हमने पढ़ा था CMRG। जी से हमने देखा था ये है गटनबर्ग। कौन सी है? गटनबर्ग। और बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में भी एक इसी प्रकार का क्षेत्र मिलेगा, जिसको हमने L से जाना था, लेहमैन। लेहमैन। तो इस प्रकार के हमने असंबद्धताएं देखी थी। फिर हमने इंडिविजुअली बात करी थी कि क्रस्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, मेंटल की क्या क्या विशेषताएं और कोर की क्या क्या विशेषताएं। जो अब वो चीजें आपको याद होगी, उसमें द्रव्यमान और आयतन वाले जो बिंदु हैं वो अच्छी तरीके से आप याद करना। हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी कभी वो चीजें आपसे पूछ ले। तो ये बात हुई थी हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें कुछ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैं डायग्राम वो आज फिर से आपके सामने लेके आया हूँ। एक तो एक छाया क्षेत्र का जो डायग्राम है P और S का, यकीन मानिए यूपीएससी ने कम से कम 3 बार इन दोनों चीजों से, इन दोनों छाया क्षेत्रों से सवाल पूछा है। मुख्य परीक्षा में भी पूछती है और प्रारंभिक परीक्षा में तो पूछती है। प्रारंभिक परीक्षा में कैसे पूछती है? छाया क्षेत्रों को बताइए आप कौन सा छाया क्षेत्र किसका है, तो आपको पता होना चाहिए ना P का कौन सा है और S का कौन सा है। इसके बाद जो डायग्राम है वो कौन सा है? इसके बाद डायग्राम है ये जो अभी हमने देख ही लिया, CMRGL। ये इनको विच्छिन्नता भी कहते हैं, इनको असंबद्धता भी कहते हैं। इसके बाद ये जो डेटा है इसको हो सकता है आप याद कर लें, लेकिन याद कर लेंगे तो क्या फायदा होता है? जब आप मुख्य परीक्षा में चित्र बनाएंगे तो इस चित्र में आपके पास ये डेटा लिखने को होगा, है ना। 6370, 2900, 5100 ये किलोमीटर आपको पता होने चाहिए ना। अगर आपको पता है तो जब मैंने 2900 और 5100 बोला तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमने देखा था कि क्रस्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, भूपर्पटी को महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। ये बात आपको पता है। ग्रेनाइट से कौन सी बनी है, बेसाल्ट से कौन सी बनी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। क्या अब इनको हम सियाल, सीमा, निफे के नाम से जानते हैं? नहीं, सुएस ने दिया था, लेकिन अब इसका प्रचलन नहीं है। इसके बाद हमने शुरू किया था हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम था रॉक्स या शैल। देखिए, मुझे नहीं पता आपको ये बैकग्राउंड कैसा लगता है, आपको ये पीपीटी कैसी लगती है, लेकिन मुझे बड़ी खूबसूरत लगी थी पीपीटी। जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ इस बोर्ड के सामने और ऐसा कुछ बैकग्राउंड आता है तो बड़ा प्रसन्नचित्त हो जाता है मन की। हाँ, अब हम भी थोड़े, वैसे तो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन जब ऐसा बैकग्राउंड आता है तो लगता है कि हाँ भाई, अब हम भी सुंदर है, अब हमारी तस्वीर भी अच्छी आ सकती है। तो इस तस्वीर को आगे करते हुए, तस्वीर किसकी? छोटे छोटे पत्थरों की आपको देखने को मिल रही है। पत्थर क्या है? ये एक प्रकार की चट्टाने हैं। अब बात है कि भाई ये चट्टाने क्या होता है, या जिनको हम शैल कहते हैं, जिनको हम रॉक कहते हैं, होती क्या है? तो हमने देखा था रॉक क्या होती है। रॉक एक समुच्चय होती है, एक पूरा पैकेट होता है। पैकेट किस चीज का पैकेट होता है? ये पैकेट होता है खनिजों का। क्या सिर्फ इसमें खनिज आपको देखने को मिलेंगे? तो हमने देखा था नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा आपको खनिज देखने को मिलेंगे।
कुछ चट्टानें ऐसी भी हैं कि यहाँ पे आपको अखनिज तत्व देखने को मिलेंगे। अखनिज मतलब जैसे जीवाश्म आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। फिर हमने पाया था कि जीवाश्म क्या होते हैं, तो हमने देखा था जो मृत पेड़ पौधे होते हैं, मृत जीव जंतु जो होते हैं, उनके जो अंश जो बच जाते हैं उनको जीवाश्म आप कहेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि अगर मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो चूंकि कैल्शियम की बनी होती हैं, आप पाएंगे उनको, और वो गलने में बहुत समय लेती हैं। तो जब गलने में समय लेती है तो उन पर हम देखते हैं कि उन पर परत दर परत आके जमा हो जाती है। जब परत दर परत उन पे आगे जमा हो जाएंगी और किसी प्रक्रिया के कारण वो सारी परतें किस में बदल जाती हैं, चट्टान में बदल जाती हैं। आज हालांकि हम पढ़ेंगे भी क्या होती हैं परत वाली चट्टानें, लेकिन अभी आप ये समझिए। तो ऐसी चट्टानों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेंगे, जीवाश्म देखने को मिलेंगे। हमने देखा था कि निर्माण के आधार पर कि चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, इसके आधार पर हमने चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया हुआ है, हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। 3 भाग कौन कौन से थे? 3 भाग हमने देखा, पहला आग्नेय चट्टानें, दूसरा हमने देखा था अवसादी चट्टानें, और तीसरा हमने देखा था रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानों को हमने अंग्रेजी में इग्नियस बोला था, जो हमने अवसादी चट्टानें उनको सेडिमेंट्री बोला था, तथा जो रूपांतरित चट्टानें उनको हमने मेटामॉर्फिक रॉक कहा था। इग्नियस अग्नि के देवता के नाम से ये उत्पत्ति हुई। अग्नि का देवता मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्या मिलेगा आपको? मैग्मा मिलेगा। मैग्मा जब धीमे धीमे ठंडा होना लगता है, तो जब वो मैग्मा धीमे धीमे ठंडा होगा तो क्या निर्माण करेगा? एक चट्टान का निर्माण कर देगा। और उस चट्टान को आप कौन सी चट्टान कहोगे? उसी चट्टान को आप आग्नेय चट्टान कहोगे। हमने ये भी देखा था कि आग्नेय चट्टानें कहाँ पे निर्मित हो रही हैं। आग्नेय चट्टानें हो सकता है कि भूपर्पटी के नीचे या पृथ्वी की सतह के अंदर वो ठंडी हो, या हमने ये देखा था वो सतह के ऊपर आके ठंडी हो। ऊपर आके अगर ठंडी होती हैं तो हमने उनको क्या नाम दिया था? उनको हमने नाम दिया था बाहे। बाहर वो आके क्या हो रही है? बन रही हैं। साथ ही साथ अगर अंदर हो रही है तो हमने नाम दिया था अंतर या अंदर। उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था जब बाहर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है तो बाह्य जो आग्नेय चट्टानें होती है जो बाहर जाके बनती हैं, उनका तापमान बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हमने ये देखा था जब अंदर जो चट्टानों का निर्माण होगा, क्रैक में जो चट्टानों का निर्माण होगा, भ्रंशों में जिन चट्टानों का निर्माण होगा, वो चट्टान धीमे धीमे ठंडा होती हैं। ये बातें हमारी हो गई थी आग्नेय चट्टानों की। अब बात आज की शुरू करते हैं कि आग्नेय चट्टानों की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक बात और आप याद रखिए कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, चूंकि वो मैग्मा से बनती हैं और मैग्मा का तापमान बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? कि हमने देखा था कि दुर्बल मंडल आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने एस्थेनोस्फीयर बोला था। वो मेंटल का ऊपरी भाग आपको कहते हैं उसको। तो मेंटल के ऊपरी भाग का तापमान क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से ये अर्धतरल अवस्था में। साथ ही साथ हमने देखा था यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ भी देखने को मिलते हैं, इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा गर्म है। जब तापमान बहुत ज्यादा हो गया तो अर्धतरल अवस्था में पहुंच गए, सेमी मोल्टन स्टेट में पहुंच गए। सेमी मोल्टन स्टेट में पहुंच गए तो तापमान इनका क्या है? इनका तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर आएंगे और ऊपर आके पृथ्वी में जब ज्वालामुखी उद्गार होगा, तो जब मैग्मा बाहर आएगा तो क्या होगा? वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अगर उस मैग्मा पे कोई जीवाश्म, या मैं कहूं कि कोई पक्षी उड़ रहा था और उड़ते उड़ते बेचारा स्वर्ग लोक को पहुंच गया, तो उसकी जो उसकी बॉडी है, जो उसका शरीर है, वो नीचे आके गिर जाएगा। अब आप वो सोचिए कि वो मैग्मा पे आके गलती से गिर गया, तो क्या होगा? वो तुरंत जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि मैग्मा का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा है। जब मैग्मा का तापमान बहुत ज्यादा है और उसमें कोई जीव आके गिरेगा तो वो पूरी तरीके से जल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आग्नेय चट्टानों में आपको क्या देखने को नहीं मिलते? आग्नेय चट्टानों में आपको किसी भी प्रकार के जीवाश्म देखने को नहीं मिलते, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जब आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो धीमे धीमे जब मैग्मा ठंडा होने लगता है तो कोई परत उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या देखने को नहीं मिलेगी? परत उसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो सर अगर परत देखने को नहीं मिलेगी तो फिर क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पे जो स्पेशल शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, वो बोला जाता है रवे। क्या बोला जाता है? रवे। रवे है ना, इसको खे मत बोलना, इसको रवे बोलते हैं ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब क्या है? देखिए, जब मैग्मा बाहर आया या मैग्मा अंदर जब ठंडा होने लगा
तो धीमे धीमे ठंडा होगा, अंदर है तो, बाहर है तो बहुत तेजी से ठंडा होगा। क्योंकि मैग्मा, इसमें बहुत सारे खनिज आपको देखने को मिलेंगे, तो ये खनिज बहुत जल्दी से जब ठंडा होना शुरू होते हैं तो इसमें किसका निर्माण हो जाता है, क्रिस्टलों का निर्माण हो जाता है, रवों का निर्माण हो जाता है। अब सर ये क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल आप ऐसे समझिए, अगर आपने मधुमक्खी का छाता आपने कभी देखा है तो मधुमक्खी के छाते की अगर आप आकृति देखेंगे तो वो आकृति कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देखने को मिलती है। देखो इस प्रकार के उसमें आपको छिद्र दिखाई देते हैं, है ना, दिखाई देते हैं छिद्र इसी प्रकार के। तो अगर आप में से किन्हीं बच्चों ने, अगर जो विज्ञान बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से, उन्होंने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 ही है शायद, जितना मुझे पता है, रासायनिक विज्ञान की जो किताब है उसमें क्रिस्टलों के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार की आकृति या खनिज अगर इस प्रकार के हो जाए तो उनको क्रिस्टल कहते हैं, अभी जनरल ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये क्रिस्टल या ये रवे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आग्नेय चट्टानों में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं या कौन सी चट्टानें पृथ्वी पे सबसे पहले आई, तो हमको पता है कि पृथ्वी पे सबसे पहले आने वाली चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें हम आग्नेय चट्टानों को कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब हम लोग दोनों चट्टानें और पढ़ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे। यहाँ से यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में एक बार सवाल भी पूछा था कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं के बारे में आप बताइए। तो प्राथमिक चट्टानें, आग्नेय चट्टानें हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। हो सकता है आगे फिर से सवाल पूछ लिया जाए। चट्टानों के बारे में हमारी बात हो चुकी थी, 3 भागों में भी हमने चट्टानों को बांट लिया था। आग्नेय चट्टानों के बारे में हम बात कर रहे थे। इनको हम किस प्रकार की चट्टान कहते हैं, इनको हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब भी लिखो ना तो इसको अंडरलाइन करके लिख लेना। और किस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे होगी, शीतलन की प्रक्रिया होगी। शीतलन मतलब तापमान तेजी से क्या होगा, गिरने लगेगा। यूपीएससी अगर प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से सवाल बनाने की कोशिश करेगी तो वह उदाहरणों से सवाल बनाती है, जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ये किस प्रकार की चट्टान है, या वो आपसे डायरेक्टली देखे कि बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। या वो हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले कि 4 चट्टानों के नाम, 3 चट्टानों के नाम दिए, सामने उसने लिख दिया आग्नेय, रूपांतरित और साथ ही साथ अवसादी चट्टानें। अब वो बोले मिलान कीजिए। तो यूपीएससी इस तरीके से भी यहाँ से सवाल पूछ सकती है आपसे। आग्नेय चट्टानों को हमने देखा था, ये उसके उदाहरण है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी चट्टान में आपको परत देखने को नहीं मिल रही है, परत देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब कौन सी चट्टानों में परतें नहीं मिलती, इग्नियस या आग्नेय चट्टानों में कोई परत आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ क्या देखने को नहीं मिलेगा, जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे आपको कुछ दिख रहे हैं, वो छोटे छोटे जो चीज आपको दिख रही है वो क्रिस्टल है। क्या है वो, क्रिस्टल, या जिनको आप कहोगे रवे। तो ये आपको सारे नाम पता होने चाहिए, है ना। जैसे आपको पता होना चाहिए बेसाल्ट क्या है, बेसाल्ट के बाद आपको रायोलाइट पता होना चाहिए, डेक्टाइट आपको पता होना चाहिए, ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सब चीजें, ये जो नाम है आपको स्लाइड मिली जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ में से आप एक बार ये फिर से देखना, और नाम आपको पता होने चाहिए ना, उदाहरण के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। आग्नेय चट्टानों को हमने देखा होता है अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें। अब देखिए ये जो लाइन इसके नीचे लिखी हुई है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि मैग्मा को बहुत अधिक गहराई पर धीमे धीमे ठंडा किया जाता है तो खनिज के कण यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, ये यहाँ पे बात कर रहा है रवे की। किसकी बात कर रहा है, रवे, या मैं कहूँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे क्रिस्टल की बात कर रहा है। तो क्रिस्टल कैसे होंगे, बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि बहुत अधिक गहराई पर, इसका मतलब कल आपको वाला एग्जाम्पल, पिघली हुई आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल आपको याद आना चाहिए। कौन सा एग्जाम्पल हमने देखा था, हमने देखा था ये दुर्बल मंडल है, यहां से पिघले हुए पदार्थ ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे तापमान है 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे तापमान हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस, और बाहर सतह पे तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए 100 से एक यहाँ पे पहुंचा 100 डिग्री सेल्सियस पे 1000 से, और एक पहुंचा 10 डिग्री सेल्सियस पे। कौन सा जल्दी ठंडा हो जाएगा, हमने पाया था कि जो 1000 से 10 पे पहुंचा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो 1000 से 100 पे पहुंचा उसको थोड़ा समय लगेगा। जब समय ज्यादा लगता है तो जो रवे होते हैं, समय अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो जो रवे हैं उनका जो आकार होगा, क्या होगा, उनका जो आकार होगा वो कैसा होगा, वो बड़े आकार के रवे होंगे, बड़ा होगा। वहीं पे अगर रवे
यहाँ पे क्या है, समय ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा। वहीं पे अगर समय कम लगे, समय कम लगे, तो इनका जो आकार होगा रवों का, वो कैसा होगा, वो हो जाएगा छोटा। कैसा हो जाएगा, वो छोटा, स्मॉल साइज के हो जाएंगे, यहाँ पे लार्ज साइज के आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि अंतः निर्मित जो आग्नेय चट्टानें हैं, कौन सी अंतः निर्मित जो आग्नेय चट्टानें हैं, यहाँ पे रवों का आकार कैसा होगा, साथ ही साथ जो बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें हैं या बाह्य निर्मित जो आग्नेय चट्टानें हैं, यहाँ पे रवों का आकार, रवों का आकार कैसा होगा, बड़े रवे कहाँ देखने को मिलेंगे और छोटे रवे कहाँ देखने को मिलेंगे, ये बातें आप मुझे बतानी है। चलते हैं आगे की ओर। आगे चलते हुए कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अब आप समझते होंगे, देखो ये जो स्लाइड्स होती हैं, जो प्रेजेंटेशन होता है, इसमें कुछ आप देखोगे लय के अनुसार ही चलती हैं। पहले हमने समझा चट्टान क्या होती है, चट्टान की परिभाषा समझी, चट्टान कितने प्रकार की होती है, उनके उदाहरण समझे। फिर हमने एक एक चट्टान पढ़ी, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित और अवसादी चट्टानें हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। फिर उनको समझेंगे कि वो क्या क्या होती है। तो इसी प्रकार में, इसी लयबद्ध तरीके में अगर आप अपने मुख्य परीक्षा का जवाब लिखते हो तो इससे क्या फायदा होता है, इससे एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगता है। वो ऐसा नहीं लगता कि ये बीच में अचानक से कौन सी चीज शुरू हो गई है ना। तो कोशिश कीजिए और ये चीज आपको बहुत मदद करेगी जब आप निबंध आप अपना लिखोगे। जब आप ऐसे लिखोगे कि अगर आपका निबंध एक लयबद्ध तरीके से आगे चल रहा है तो एग्जामिनर को पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अब सोचिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी में बीच बीच में कुछ अलग ही चीज आ जा रही है। कोई मूवी है, पिक्चर आप देख रहे हैं, उस फिल्म में क्या हो रहा है कि अभी हीरो हीरोइन मिल रहे थे कि अचानक से विलन की कहानी शुरू कर दी, विलन का बचपन वहां पे आ गया। तो फिर विलन का बचपन चल रहा था तो अचानक से फिर से क्या हुआ, जो हीरो के पिताजी थे उनकी कोई कहानी शुरू कर दी। तो आप देखोगे कि लयबद्ध तरीका आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जब लयबद्ध तरीका देखने को नहीं मिलता तो आपको भी मजा नहीं आएगा, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, इसमें किसकी बात हो रही है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए ना एग्जाम में भी। तो यहाँ पे भी हम बात करें आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में। यहाँ पे क्या नहीं होता, स्तरीकरण नहीं होता, या यहाँ पे क्या नहीं होती, परतें नहीं होती, यहाँ पे क्या नहीं होती, यहाँ पे लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होते हैं, दानेदार होती है, क्रिस्टलीय होती है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हमने देखा यहाँ पे रवे पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से किससे निर्मित होती है, सिलिकेट से निर्मित होती हैं। प्रमुख रूप से सिलिकेट से निर्मित होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सामान्यतः कैसी होती है, कठोर होती है, स्थूल मतलब बड़ी होती है, मैसिव, और सहत मतलब कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है बहुत टाइटली पैक हो रखी है। टाइटली पैक क्या होती है, क्योंकि खनिज मैग्मा अर्ध तरल अवस्था में था, ठंडा होने लगा, जब ठंडा होने लगा तो इम्पैक्ट एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है, एकदम टाइट पैक होता है वो। अब उसमें बिल्कुल जगह नहीं बची है, जगह नहीं बची है, इसका मतलब इसमें रंध्र देखने को नहीं मिलेंगे, ये पोरस नहीं है, इसमें पानी बहुत आसानी से अंदर नहीं जा सकता। जब पानी बहुत आसानी से अंदर नहीं जा सकता तो इसका अपक्षय और अपर्दन भी बहुत धीमे धीमे होगा। क्यों धीमे धीमे होगा, एक कॉम्पैक्ट है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, देखो गांव में अगर आपने बच्चे देखे हैं तो अगर वो हॉकी खेल रहे हैं, ना तो उनके पास हॉकी है ना हॉकी वाली बॉल है, तो उन्होंने क्या किया, दो बॉल बनाई, एक बॉल बनाई ए नाम से और दूसरी बॉल बनाई बी नाम से। ए नाम की जो बॉल थी वो ऐसे बनाई उन्होंने पॉलीथीन से, जिसमें पॉलीथीन ऐसे दूर दूर ऐसे पॉलीथीन से बना लेते हैं गोल गोल बॉल, तो ऐसे उन्होंने बना ली। और दूसरी जो बॉल बनाई उन्होंने वो बनाई एकदम ऐसे टाइटली, ठीक है, ए बॉल और बी बॉल। उन्होंने हॉकी खेलना शुरू करा। उन्होंने एक दिन बोला कि एक दिन हम ए बॉल से हॉकी खेलेंगे, दूसरे दिन हम बी बॉल से हॉकी खेलेंगे। जिस दिन ए बॉल से उन्होंने हॉकी खेली तो उनका जो पूरा खेल था वो चला 30 मिनट, और 30 मिनट बाद क्या हुआ, बॉल जो है ये फट गई। इससे अब इस स्थिति में नहीं बची कि इससे खेला जा सके। लेकिन दूसरे दिन जब बी बॉल से उन्होंने हॉकी खेली तो उन्होंने पाया कि ये बॉल 1 घंटे तक उनका खेल चला, और 1 घंटे के बाद भी इस स्थिति में थी कि अगले दिन इससे फिर से खेला जा सके। क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है कॉम्पैक्ट नहीं है, ये टाइट नहीं है, एकदम पूरी तरीके से टाइटली पैक नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिल्कुल जगह नहीं, एकदम टाइटली ये पैक्ड है। यहाँ पे कोई भी वस्तु, या मैं कहूँ स्पेशली अगर जल होगा
जल ऐसी चट्टान पे आके गिरेगा तो धीमे धीमे रंध्र कर लेगा, और रंध्र करने के बाद चट्टान में अंदर जाके उसका अपक्षय करना शुरू कर देगा। यहाँ पे जल एक तो बहुत मुश्किल से अंदर जा पाएगा, और अंदर से चला भी गया तो अपक्षय करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो जितने भी पार्टिकल है, जितने भी कण है, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ज्यादा पास पास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसकी बात हुई। इसमें कोई रंध्र नहीं होते जिससे जल आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता, और जल अगर आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता तो कौन सी प्रक्रिया बहुत कम होगी? अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया बहुत कम होगी। क्या होता है अपक्षय, क्या अपर्दन? अपक्षय का मतलब आप क्षय से समझते हैं, तो क्षय का मतलब क्या होता है? धीमे धीमे टूट रहा है, वो कम हो रहा है। तो अपक्षय और अपर्दन भी क्या होता है? ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो कि इसमें अपक्षय और अपर्दन बहुत कम होगा। आग्नेय चट्टानों में क्या नहीं मिलेंगे आपको? जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना, खनिज तत्वों की प्रधानता आपको कौन से चट्टानों में देखने को मिलेगी? आग्नेय चट्टानों को। स्पेशली जो हम बात करें सोना, केजीएफ मूवी देखी होगी, रॉकी भाई आपने, तो रॉकी भाई में आपने जब देखा तो सोने की तो खदान थी केजीएफ। अच्छा चलो, आप एक और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो केजीएफ जो माइन है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, और केजीएफ की फुल फॉर्म क्या है? मतलब हम लोग पिक्चर की बात साइड में रखें, लेकिन अगर आप पिक्चर की बता दोगे तो सेम ही आपको फॉर्म देखने को मिलेगी। केजीएफ जो माइन है उसकी फुल फॉर्म क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और कौन से राज्य में स्थित है ये आप मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे खनिज तत्वों की क्या मिलती है? प्रधानता। जैसे सोना आपको मिलेगा, चांदी आपको देखने को मिलेगी, प्लेटिनम आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सी चट्टानों में मिलेगा? आग्नेय चट्टानों में। तो कितना अच्छा होता है कि हमें आग्नेय चट्टानें मिल जाती हैं, हम भी रॉकी भाई बन जाते हैं ना। आग्नेय चट्टानों के बाद अब बारी आती है कौन सी चट्टानों के बारे में? अवसादी चट्टानों के बारे में। देखो अवसादी नाम से अगर आप देखोगे तो नाम में ही इसकी सारी कहानी छुपी हुई है। अवसादी मतलब ऐसी चट्टान जो अवसादों से बनी है। कैसी चट्टान? ऐसी चट्टान जो अवसादों से बनी है। सेडिमेंट्री रॉक्स, ऐसी रॉक जो किससे बनी है? सेडिमेंट से बनी है। उनको आप कौन सी रॉक कहोगे? सेडिमेंट रॉक कहोगे या अवसादी चट्टान कहोगे। अब ये अवसाद क्या होता है, ये सेडिमेंट क्या होता है? चट्टान अगर बाहर है तो सोचो क्या होगा उस पे? वो सूरज की गर्मी भी झेल रही है, बारिश का पानी भी झेल रही है, फिर सूरज की गर्मी, फिर बारिश का पानी, फिर सूरज की गर्मी, बारिश का पानी, ये प्रोसेस चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कभी वो गर्म हो रही है, कभी वो ठंडी हो रही है। अगर कोई भी चीज गर्म होती है तो क्या होगी? थोड़ी सी वो फैल जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा उसका। और वहीं पे अगर चीजें ठंडी होना शुरू होती है तो उनका कॉम्पैक्शन हो जाता है, वो थोड़ा सिकुड़ जाती हैं। तो जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, फैलना और सिकुड़ना लगातार बनता रहेगा, तो क्या होगा? चट्टानें धीमे धीमे टूटना शुरू हो जाएंगी। और जब चट्टानें टूटेंगी तो किसमें जो उसके छोटे छोटे टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे, उन्हीं को आप क्या कहोगे? उन्हीं को आप अवसाद कहोगे। क्या कहोगे? अवसाद कहोगे या सेडिमेंट्स कहोगे। देखो यहाँ पे भी लगातार अपक्षय और अपर्दन के कारण चट्टानें विभिन्न आकार वाले कणों में टूट जाती हैं, जिन्हें अवसाद कहा जाता है, जिनको सेडिमेंट्स कहा जाता है, या जिनको क्या कहा जाता है? तलछट कहा जाता है। ये कैसे? ये अब आपके पास अवसाद हो गए, अवसाद अलग अलग जगह है आपके पास। अब क्या होगा? बहुत सारे कारणों की, जैसे वायु, जल या हिमनद जैसे भू आकृतिक कारकों द्वारा इन अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ऐसे समझिए कि एक बड़ी चट्टान थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। बड़ी चट्टान के जब छोटे छोटे टुकड़े हो गए तब उनको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके गया? पानी उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके चला गया। अगर बहुत बारीक बारीक टुकड़े थे तो हवा थी, हवा उनको अपने साथ ले गई। और अगर बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे तो हिमनद, जिसको आप ग्लेशियर के नाम से जानते हो, ग्लेशियर जब हम आगे भी पढ़ेंगे कि ग्लेशियर जब आगे चलता है, एक जगह से दूसरी जगह आगे जब ग्लेशियर चलता है तो अपने साथ बहुत सारी चट्टानों को अपने साथ लेते हुए चलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अवसाद बन गए, अवसाद चट्टान से बने, और इस चट्टान के जो अवसाद हैं उनको भू आकृतिक कारकों द्वारा स्थानांतरित किया गया। अब क्या होगा? इस प्रक्रिया द्वारा अवसादों का निक्षेप होता है। निक्षेप मतलब वो एक जगह ले जाके अब इकट्ठा कर देंगे। नदियां भी तो ये करती है, नदियां बहुत सारे अवसाद अपने साथ ले जाती हैं, और लास्ट में जब डेल्टा बनाती हैं, जब समुद्र से मिलने वाली होती है, तो जितने भी अवसाद है उनका निक्षेपण कर देती है, उनको एक जगह इकट्ठा कर देती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन कहा जाता है। अब क्या हो चुका है? बहुत सारे अवसाद एक जगह आके जमा हो चुके हैं। सोचिए, पहले जो अवसाद आए थे वो ऐसे जमा हो गए, दूसरी बार अवसाद आए वो ऐसे जमा हो गए,
तीसरी बार के अवसाद कुछ ऐसे जमा हो गए और लगातार ऐसे अवसाद पे अवसाद जमा हो गए। अब समय के साथ क्या होगा, समय के साथ आप देखेंगे पहले इस अवसाद पे दाब बहुत कम था, जब ये अवसाद आए तो इस पर का दाब बढ़ गया, ये अवसाद आए तो दाब और बढ़ गया, दाब और बढ़ गया, दाब और बढ़ गया, लगातार क्या बढ़ता जा रहा है, दाब बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है इस पे और भी धूल के कण आके जमा हो जाएंगे, यहाँ पे कहीं कोई जानवर मर गया तो जीवाश्म आपको देखने को मिल जाएंगे, और इस प्रकार ये जो पूरा पैकेट है ये भी धीमे धीमे टाइट होना शुरू हो जाता है, कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। और किसका रूप ले लेता है, ये भी चट्टान का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, ये चट्टान का रूप ले लेता है। ऐसी चट्टान जो अवसादों से बनी, कौन सी चट्टान होगी, अवसादी चट्टान हो जाएगी। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इन अवसादों के संचयन और दृढ़ीकरण से बनने वाली चट्टानों को कौन सी चट्टान आप कहोगे, अवसादी चट्टान आप कहोगे। दृढ़ीकरण मतलब वो टाइट हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई, उसको आप दृढ़ीकरण कहोगे। तो अवसादी चट्टान आपको समझ में आ गया यहां तक। थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। इस तरह के टुकड़े विभिन्न बहिर्जाती बलों के जरिए किसी अन्य स्थान पर जमा हो जाते हैं। संघनन के माध्यम से जमा की गई परतें चट्टानों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ना, यहाँ से यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकती है कि लिथिफिकेशन क्या होता है। लिथिफिकेशन का मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारे अवसाद थे और ये अवसाद जब एक अवसादी चट्टान में बदल गए, अवसादी शैल में बदल गए, सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल गए, तो ऐसा जो प्रोसेस होगा उसको आप क्या कहोगे, लिथिफिकेशन। क्या कहोगे, लिथिफिकेशन। जब अवसाद किस में बदल जाए, अवसाद चट्टान में बदल जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, लिथिफिकेशन। और आप सबको पता है कि लिथ, ये अंग्रेजी का जो शब्द है लिथिफिकेशन, इस लिथिफिकेशन में आपको लिथ दिख रहा है। लिथ का मतलब क्या होता है, लिथ का मतलब ही ये होता है क्या, पत्थर। क्या होता है, पत्थर, पाषाण। ठीक है। कई अवसादी चट्टानों में जमा की गई हुई परतें लिथिफिकेशन के बाद भी अपनी विशेषताओं को बरकरार रखती है। उदाहरण, अब इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, चूना पत्थर, चौक, क्ले, बलुआ पत्थर, शैल। ये सब क्या है, नाम है चट्टानों के, है ना। ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई इलाज इसका है नहीं। तो चूना पत्थर, चौक, क्ले, बलुआ पत्थर, शैल, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। आपको जो चीज याद रखनी है यहाँ पे वो ये है कि अवसादी चट्टानों में एक तो आपको क्या देखने को मिलेंगी, आप देख रहे हो परतें देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि पहले चरण के अवसाद यहाँ थे, दूसरे चरण के अवसाद यहाँ आपको, और तीसरे चरण के अवसाद यहाँ। पहले चरण के जब अवसाद आए उसके ऊपर किसी की मृत्यु हो गई तो वो मृत्यु का जो जीवाश्म है, उस जीव के जो जीवाश्म है वो मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे आपको परत मिल रही है और यहीं पे आपको क्या मिल रहे हैं, जीवाश्म देखने को मिल रहे हैं। तो परत भी अवसादी चट्टानों में मिलती है और जीवाश्म भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, अवसादी चट्टानों में। वही बात हो रही है यहाँ पे, स्तरीकृत होते हैं। स्तरीकृत मतलब परतें आपको यहाँ पे प्राप्त होती है, यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। इनकी प्रकृति गैर क्रिस्टलीय होती है, मतलब यहाँ पे आपको रवे देखने को नहीं मिलेंगे। रवे कब देखने को मिलेंगे, जब कोई चीज गर्म से ठंडा हो रही है। बहुत ज्यादा टाइट नहीं हो पाते तो कैसी हो जाती है, छिद्र में हो जाती है, पूरस हो जाती है। पूरस का मतलब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आपको छेद देखने को मिलेंगे और इन छिद्रों के माध्यम से क्या होगा, पानी इन चट्टानों के अंदर चला जाएगा। जब पानी चट्टानों के अंदर चला गया, अब अपक्षय और अपर्दन और आसानी से हो सकता है इनका। और ये आपके पृथ्वी का जो स्थल मंडल है जिसको आप लिथोस्फीयर कहते हैं, उसका करीब 75% भाग में कौन सी चट्टानें देखने को मिलेंगी, अवसादी चट्टानें देखने को मिलेंगी। और इन अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बहुत ज्यादा इनको देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं ना। जीवाश्मों पे लगातार जब प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर के साथ तापमान उनका बढ़ता जाएगा, तो किस में बदल जाएंगे, वो कोयले में बदल जाएंगे, वो नेचुरल गैस में बदल जाएंगे, वो पेट्रोल में बदल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये है अवसादी चट्टानें। एक और स्लाइड देख लेते हैं अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है निर्माण के आधार पर, यांत्रिक रूप से निर्मित, रासायनिक रूप से निर्मित और कार्बनिक रूप से निर्मित। यांत्रिक रूप से निर्मित का मतलब ये है कि जब अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो वो किस प्रकार ले जाया गया, वो यांत्रिक रूप से ले जाया गया। मतलब जैसे हवा अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, पानी के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो वो हो गई यांत्रिक रूप से। रासायनिक निर्मित, आप सोचिए कि एक नमक की चट्टान है,
एक नमक की चट्टान है यहाँ पे, और इसके बिल्कुल पास से क्या बह रहा है, इसके बिल्कुल पास से पानी बह रहा है। या मैं कहूँ नमक की हो सकती है, चूने की कोई चट्टान है, चूने की चट्टान के बिल्कुल पास से पानी बह रहा है, तो चूना और नमक किस में घुल जाएगा, इस पानी में घुल जाएगा। तो अब कौन इसको इसके अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ये पानी ले जा रहा है। और कैसे ले जा रहा है, घोल के ले जा रहा है। तो घुलना एक किस प्रकार की क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। तो रासायनिक रूप से निर्मित हो सकती है तथा कार्बनिक रूप से बहुत सारे जीवाश्म इकट्ठा हो जाएं और जीवाश्म इकट्ठा होकर क्या बना लें, एक चट्टान बना लें। तो वो कौन सी रूप से निर्मित हुई, वो कार्बनिक रूप से निर्मित हुई, या कार्बन से निर्मित वो चट्टान हुई। जैसे कोयला जो होता है वो कार्बनिक रूप की क्या होता है, अवसादी चट्टान होता है। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहला यांत्रिक रूप से निर्मित, ये चट्टानों के टुकड़ों को एक साथ जमा होने के कारण निर्मित होती है, और एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा, बहुत सारे यांत्रिक कारण हो सकते हैं। इसका आप उदाहरण देखोगे तो बलुआ पत्थर और क्ले स्टोन, जो बलुआ पत्थर और क्ले स्टोन है वो किसका उदाहरण है, यांत्रिक रूप से निर्मित कौन सी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान है। रासायनिक रूप, ये समुद्री जल या लवणीय अंतर्देशीय झीलों के रासायनिक अवक्षेपण के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें चट्टान आपको देखने को मिलेगी नाइट्रेट और पोटाश। साथ ही साथ एकदम आखिरी में हम पढ़ेंगे कार्बनिक रूप से निर्मित कार्बनिक पदार्थ यानी मृत पौधों और जानवरों के जीवाश्म से बनी हुई चट्टान है, जैसे कौन सी है, कोयला। तो आशा करता हूँ बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना, इसमें बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट लगाने पड़े। बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप उनको समझ जाते हो तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमारी आग्नेय चट्टानें खत्म हो गई हैं अच्छे से, हमारी अवसादी चट्टानें अच्छे से खत्म हो चुकी हैं। आप मुझे जो मैं आपको प्रश्न आज दे रहा हूं वो प्रश्न आप लिखिए। प्रश्न है आपका आज का, प्रश्न क्या है आपका कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषता बताइए। तथा क्यों इन चट्टानों को प्राथमिक कहा जाता है। प्राथमिक चट्टानों की विशेषता बताइए तथा क्यों इन चट्टानों को प्राथमिक कहा जाता है। अभी कोई शब्द सीमा नहीं है, जितने में आपको उचित लगता है उतने में आप इसको लिखिए। कल हम मिलेंगे एक नई चट्टान के साथ, और वो नई चट्टान कौन सी होगी, वो नई चट्टान होगी रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक। हम चट्टानों का रिवीजन करेंगे और अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नेक्स्ट क्लास से छोड़ के अब चट्टानों के रिवीजन पे आ जाएंगे। तो धीमे धीमे आप देख रहे हैं हम कैसे पुरानी क्लासों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सेशन को शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी आने वाला जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। और एक बात और अच्छे से आपको याद रखनी है कि अगर आपको स्टडी IQ IAS का कोई भी कोर्स लेना है, या आपके मित्र को भी किसी को स्टडी IQ IAS का कोर्स लेना है, तो कौन सा कोड प्रयोग करना है, MB Live। इससे क्या होगा, इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय, और उस समय तक आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए चीज़ों को, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए और डायग्राम बनाना आप शुरू कर दीजिए। मुख्य परीक्षा और प्राथमिक परीक्षा के सवालों को देखना शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी समय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।